बीपीएससी, रेलवे या एसएससी या बीएसएससी कोई भी एग्जाम के लिए आपके कारगर होगा। और एनी कोई भी कॉम्पिटिटिव या एनी अदर कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो वहां भी आपके प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से फायदा मिलने वाला है। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता से पहला प्रश्न है। इसमें बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी जानकारी सत्य है। तो यहाँ बोला है सभी सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐतिहासिक सभ्यता थी तो नहीं अधैतिहासिक थी। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह एक अधैतिहासिक थी। और साथ में ये बोला है पशुपालन का प्रारंभ पूरा पाषाण से तो नहीं मध्य पाषाण से हुआ है, मध्य पाषाण से, ठीक है, मध्य पाषाण से हुआ है। और उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में विस्तार आलमगीरपुर तक था। तो ये सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी का सभ्यता जो है ना एक त्रिकोणीय विस्तार है, जिसमें ऊपर में आपका है जम्मू कश्मीर तक आता है, नीचे महाराष्ट्र तक आता है, इधर बलूचिस्तान तक, और इधर यूपी जो आलमगीरपुर तक पड़ता है। यहाँ बोला है दैमाबाद का संबंध जम्मू कश्मीर से है। तो दैमाबाद का संबंध जो है ना जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि ही सत्य है। तो राइट आंसर हमको तो सत्य ही ढूंढना है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। आइए चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा है? कौन सा मिलान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी नहीं है? तो हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है, ये सही है। डास्क नदी के तट पर महाराष्ट्र नहीं है बल्कि बलूचिस्तान है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है, ये भी सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक कॉन्सिग्यूएंट सभ्यता, सही है। तो सभी सही है, तो हमको नहीं वाला बोला है, तो ये और बी आंसर इसका एक्यूरेट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल का साक्ष्य जो है रंगपुर से, तो हाँ रंगपुर से प्राप्त हुआ है। उसके आगे लोथल, हाँ लोथल से भी प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा डी, रंगपुर और लोथल। इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है? तो आपको ध्यान रखना है कि 10 राज्य युद्ध जो है ये 7वें मंडल में वर्णन है। तो तीसरे मंडल में क्या है? सोम देवता को समर्पित सावित्री का गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सूर्य देवता का समर्पित गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में। और 10वें मंडल में जो है, यहाँ पे मंडल होगा, मॉडल लिखा गया। यहाँ 10 मंडल में का अर्थ है 10वें मंडल में 10 राज्य युद्ध नहीं, बल्कि 10वें मंडल में आपको ये ध्यान रखना है कि 4 वर्णों का चर्चा है, 4 वर्णों की चर्चा। तो ये पूछा जाता है, ये सारे मंडल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप सारे मंडल ध्यान रखते हैं तो वहां कंफ्यूजन आपको होने की संभावना कम होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को मिलाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी संस्कृत थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे ब्राह्मी लिखा है, तो ब्राह्मी ही ज्यादा प्रयोग किया गया था, इसलिए यहाँ पे ज्यादा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? ब्राह्मी, ठीक है। भाव चित्रात्मक की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। खरोष्टी और अरमाइक जो है ना, ये भी आपको अशोक के कार्यकाल में प्रयोग किए गए थे, लेकिन मूल रूप से आपको ब्राह्मी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में अनुसार समाज 4 वर्णों में विभक्त है, जैसा कि हम इससे पूर्व ही आपको बता दिए थे। लेकिन बोला कौन नहीं थे, कौन सा वर्ण नहीं? तो हिंदू नहीं था, शूद्र था, वैश्य था, ब्राह्मण थे, और एक आपका क्षत्रिय था। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्षत्रिय। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो है याद रहना चाहिए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला है कि ऋग्वेद के अनुसार कौन सा मिलान गलत है? अब गलत मिलान पूछा है, यहाँ बोला है पंचविश। तो ये सामवेद में पंचविश जो है ना, सामवेद का ही ब्राह्मण का नाम है। और गोपथ जो है, गोपथ ऋग्वेद के नहीं बल्कि कौशिकी और तैतरई है, इसीलिए ऋग्वेद का नहीं। तो यहाँ गलत वाला तो हमको यही बी वाला मिल गया, आंसर वही होगा। लेकिन आगे हम अगले और ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ देखिए, शतपथ जो है ना, शतपथ यजुर्वेद के ही ब्राह्मण का नाम है, और अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी सही दिए हैं, इसका एक्यूरेट आंसर बी होगा। अर्थात बी में बोला है, बी ऋग्वेद का शतपथ दिया था जो कि गलत था, तैतरई और कौशिकी होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बार बार रिवाइज करके आप ध्यान कर सकते हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो 4 वेदों की संख्या है, वेदांगों की संख्या 6 है, और उपनिषद की संख्या आपको ध्यान रखना है 108 है, और 18 पुराणों की संख्या है। तो यहाँ पे हमसे वेदांग की संख्या पूछा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी इज द एक्यूरेट आंसर, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला है कि किस पुराण से गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है? तो गुप्त शासकों की जानकारी मैं यहाँ पे सभी पुराणों की चर्चा कर दूंगा। वायु
जो है ना गुप्त शासकों की जानकारी हमें वायु पुराण से ही मिला है, और विष्णु पुराण से आपको ध्यान रखना है कि मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण के बारे में राजा महाराजा और लौकिक जानकारियां हमें मत्स्य पुराण से मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद से मिला है? तो यम और नचिकेता का संवाद आपको ध्यान रखना है कि कंठो उपनिषद से मिला है। यहाँ पे मुंडक उपनिषद दिए गए हैं, तो सत्यमेव जयते हमारा जो भारत का राष्ट्र जो वाक्य है वो हमारा जो है मुंडक उपनिषद से ही लिए गए हैं, और बृहदारण्यक से हमको तत्सोमा ज्योतिर्गमय का उदाहरण मिलता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी द एक्यूरेट आंसर। सी द एक्यूरेट आंसर, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए देखिए हम अगले मिलान की ओर चलते हैं। कौन सा मिलान यहाँ पे बोला? सत्य। ये दर्शनों से दिया गया है, दर्शन और उसके प्रतिपादक है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 3 दर्शन यहाँ दिए गए हैं, ऐसे में 6 दर्शन होते हैं। एक है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है, ठीक है। एक है सांख्य दर्शन जिसके संस्थापक कपिल है, और एक है योग दर्शन जिसके संस्थापक पतंजलि है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी के सभी मिलान सत्य है, लेकिन इस बात को नहीं, आपको 3 और याद रख लेना है। एक आपका होता है वेदांत, वेदांत का बद्रायन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक है आपका जैमिनी, एक है आपका वेदांत है, और एक वैशेषिक है, वैशेषिक, एक है आपका मीमांसा, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा। बद्रायन बद्रायन जो है ना वेदांत का है, वैशेषिक का है कनाद और उलूक है, और एक जैमिनी जो है ना पूर्वी मीमांसा, जिसको हम मीमांसा कह रहे हैं। तो इस तरह से 6 दर्शन को आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। संहिता में कौन शामिल है? नहीं है। तो संहिता में सभी वेद शामिल है, इसलिए ऑल बोला है, सभी शामिल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बोला है। तो कमल जो है ना, कमल का संबंध जो है बोला है कि कमल का संबंध किससे है? तो कमल जो आप देखे होंगे कि यहाँ हाथी गर्भ से संबंधित है, ये सही है। पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित है, ये भी सही है। और घोड़ा का जो संबंध है, आपको ध्यान रखना है, गृह त्याग से है। घोड़ा का संबंध किससे है? गृह त्याग से। तो इसका मतलब कमल का संबंध जन्म से ही होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, घोड़ा का संबंध जो है ना गृह त्याग से है, इसलिए ये आपका गलत है, और राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। मैं और भी कुछ बातें बता दूंगा कि जन्म का उनका कमल से है, साथ में आपका प्रथम प्रवचन चक्र, चक्र दिखा रहा है, इसका मतलब प्रथम प्रवचन है। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष है, और यौवन का संबंध सांड से है, और समृद्धि का संबंध शेर से है। शेर से, समृद्धि का संबंध शेर से है। तो इस सारे चीजों को आपको बार बार सुन करके याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में कौन संबंधित वर्ष है? अब जीवन से संबंधित वर्ष पूछा है, तो जैसा कि आप पढ़े होंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ है 563 बीसी में हुआ है, लेकिन ये जो है ना ये महावीर जी का जन्म है। महावीर, इस बात को ध्यान रखेंगे, महावीर, और ये महावीर जी का डेथ है, मतलब निर्वाण प्राप्ति का डेथ है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सभी सही तो नहीं है, बशर्ते यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। अच्छा, 483 बीसी में, 483 बीसी में इनका निधन हो गया है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम है ये पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे संबंधित सभी ऑप्शनों को मैं अभी डिस्कशन करूंगा। तो चन्ना जो था महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम था। अगर कंथक की बात करें तो कंथक जो था महात्मा बुद्ध के घोड़े का ही नाम था। और राहुल की बात करें तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था। और आनंद की बात करें तो महात्मा बुद्ध के शिष्य के नाम था। तो ये सारी जानकारी आपको एक साथ इकट्ठा रखना है, ताकि आप कंफ्यूज किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं हो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कंथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंथक। आइए चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सा मिलान सत्य है? मिलान को सत्य देखना है। अब यहाँ बोला पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। गृह त्याग को महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो ये भी सही है। अच्छा, बुद्ध की मृत्यु को महाविनिष्क्रमण नहीं कहते हैं। बुद्ध की, सॉरी, महापरिनिर्वाण गृह त्याग नहीं है, ये सॉरी, गृह त्याग जो है ना ये उल्टा मिलान कर दिया है। ये हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि ये आपके हो जाएंगे, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, गृह त्याग का मतलब है महाविनिष्क्रमण, और बुद्ध का जन्म का मतलब है तो महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो इस तरह से आप देख लीजिए, मिलान सत्य एक ही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्य मिलान ढूंढना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से आप मिला लीजिए। अब हम 100 सीधे 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 17 है, दिए गए विकल्प में जैन धर्म के से संबंधित कौन सही है? तो सही चुनना है, सही और गलत को जरूर ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव,
बिल्कुल सही है कि ऋषभदेव थे, लेकिन उनका प्रतीक चिन्ह शंख नहीं था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था या बैल कह सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ थे, एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर जी थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद जैन धर्म के 22वें तीर्थकर सुमितनाथ नहीं, सुमितनाथ 5वें तीर्थकर है और प्रतीक चिन्ह उनका शंख तो है नहीं, नेमिनाथ का शंख है। तो इस तरह से आप देख लिए कि आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी इज द एक्यूरेट आंसर, बी हो जाएगा एक्यूरेट आंसर। मैं आपको बता दूं कि प्रथम तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे और ही दूसरे दूसरे तीर्थकर ऋषा क्या नाम है इसका अजीतनाथ थे। तीसरे तीर्थकर की बात करें तो संभवनाथ थे। चौथे तीर्थकर की बात करें तो सुमितनाथ थे। इस तरह से आपको सारे तीर्थकर याद रखेंगे रखना होगा और इधर 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थकर आपको महावीर जी थे। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बोला है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन किया है। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना किया है। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। आनंद आपको अभी बताया है कि बौद्ध के शिष्य था, जिसने आनंद के कहने से इसने जो है जब महात्मा बुद्ध मर गए हैं तो जाकर के वही त्रिपिटक की रचना हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे वसुमित्र भी कनिष्क के ही दरबार में ही रहा करते थे और वसुमित्र के समय जो है ना चौथे बौद्ध संगीति हुई थी, उस समय अश्वघोष उपाध्यक्ष था। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि मूल रूप से श्रीमद् भागवत किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूल रूप से श्रीमद् भागवत संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि बौद्ध के पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बौद्ध के पवित्र ग्रंथ यहाँ पे जातक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगम की बात करें तो आगम जैन साहित्य है। रज्मनामा की बात करें तो ये महाभारत का पुराना नाम है और बुद्ध चरित्र की बात करें तो अभी हमने बुद्ध चरित्र की बात की है, अशोक घोष ने लिखा है। तो इस तरह से आपको ये सारी जानकारी हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है कौन सी मिलान सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत कौन सा है ये पूछा है। बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नहीं बल्कि पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है। उसके बाद है महावीर की ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नहीं बल्कि साल वृक्ष के नीचे हुआ है। महावीर के ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी नहीं बल्कि महावीर के ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के हुआ है। तो इस तरह से ऊपर दिए गए सभी इंफॉर्मेशन यहाँ गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, जरूरी ये नहीं कि हम एक फैक्ट को याद कर ले, जरूरी ये है कि संबंधित सारे फैक्ट को एक साथ याद रखें, तभी जाकर के आपका हिस्ट्री क्लियर होता है। एक फैक्ट याद रखने से आपका हिस्ट्री कभी क्लियर नहीं होगा। अगर इतने फैक्ट आपको याद है तो 100% आपने एक अच्छी तैयारी किया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध का संबंध किस कुल से था? तो बुद्ध का संबंध जो था आपको ध्यान रखना है शाक्य कुल से था। वही ज्ञात्रिक कुल से जो थे वो महावीर जी थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सी बातें जैन धर्म के लिए सत्य है? तो जैन धर्म के लिए सत्य दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे, ये सही है। उसके बाद है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, यहाँ पे नहीं कौन सा होना चाहिए कि कौन सा बातें जैन धर्म के लिए सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता कि हीनयान और जैन धर्म के लिए संबंधित नहीं है बल्कि ये बौद्ध धर्म के लिए संबंधित है। राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा अगर नहीं जोड़ देंगे तो, नहीं तो ये प्रश्न थोड़ा सा मिसिंग है। हम उस समय भी बता दिए थे आपको जिस समय टेस्ट हो रहा था उस समय। चलिए आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवत के विषय में कौन सा सत्य बोला है? तो यहाँ पे हिजरी संवत जो है ना 622 ईस्वी में ही आया है और शक संवत आपको ध्यान रखना है 78 ईस्वी में ही आया है। वही अगर विक्रम संवत की बात करें तो ईसा पूर्व 57 बीसी में आया है। तो ऊपर दिए गए सभी इंफॉर्मेशन यहाँ सत्य है और राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला है कि मगध की पहले राजधानी नहीं थी। तो मगध की पहली राजधानी आपको राजधानी नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे दो जगह तो राजगीर ही है, तीसरी जगह पाटलिपुत्र है, जबकि वो दूसरी राजधानी है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद बोला है, महाजनपदों की राज्य राजधानी के अनुसार कौन सुमेलित नहीं है? तो अवंती की राजधानी उज्जैन ही है, मगध की राजधानी तक्षशिला ही है, अंग की राजधानी चंपा ही है, कंबोज की राजधानी विराटनगर नहीं बल्कि हाटक है। हाटक, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसकी राजधानी हाटक है। तो राज्य राजधानी आपको कंफर्म होना चाहिए। ये प्रश्न आपको ये बताने का प्रयास किया क्या आपको राज्य राजधानी कंफर्म है? नहीं है तो सारे के सारे आप याद रखें। कोई अब हम लोग हमको बताएंगे, यदि आप वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे तो आप 100% हमको विराटनगर किसकी राजधानी थी ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? तो जीवक जो है ना बिंबिसार के दरबार में रहता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य कवि जीवक रहता था और जीवक जो है
जीवक एक वैद्य था। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये दोनों ही में ही आपको ध्यान रखना है कि 16 महाजनपदों की चर्चा है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 29। कौन सी बातें सिकंदर के लिए सत्य नहीं है? यहाँ सिकंदर के लिए तो ये थोड़ा प्रश्न आपको आसानी से और आपको नॉर्मल वे में पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मतलब जटिल कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि सिकंदर का जन्म 323 ईस्वी पूर्व, तो 323 ईस्वी पूर्व नहीं बल्कि 356 ईसा पूर्व हुआ था सिकंदर का जन्म, और सिकंदर की जो मृत्यु है वो 323 बीसी में हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में मतलब हाँ उल्टा पुल्टा है। और सिकंदर की सेनापति का नाम बुकफेला नहीं था, सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकटर था। इसलिए यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन गलत है, बुकफेला सिकंदर के घोड़ा का नाम था। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ऑल आर इनकरेक्ट, मतलब सभी के सभी गलत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गलत ही पूछा था। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है महापदम नंद ने क्या उपाधि धारण की थी? तो महापदम नंद ने, आपको ध्यान रखना है, एक राट की उपाधि धारण करी थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। और इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए कि अशोक द्वारा प्रयोग किया गया प्रयुक्त भाषा, शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ये लिपि नहीं पूछा है, जो ब्राह्मी और खरष्टी आप लगा देंगे। यहाँ पे बोला है कि भाषा कौन सा प्रयोग किया है, तो प्राकृत भाषा। इस तरह से आपको ये ऐसे प्रश्न आपको इस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। किस शासक की राजधानी विदिशा थी? तो विदिशा जो है ना, आपको शुंगों की राजधानी आपको विदिशा थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। शून की राजधानी आपको विदिशा थी। शिशुनाग की बात करें तो पाटलिपुत्र ही था, मौर्य का भी पाटलिपुत्र था। और कनव वंश की राजधानी जो है, आपको ध्यान रखना है कि इसका भी उसी क्षेत्र के आसपास, मगध के ही क्षेत्र के आसपास थे। राजधानी और शासकों में मिलान कौन सही है बोला है? तो यहाँ पे देखिए, मगध की राजगीर थी। शुंगों की राजधानी अभी हम विदिशा बताए हैं, ठीक है। तो ये कौन सही है? तो सही तो आपको यही दिख रहा है। ये आपका सातवाहन वंश की राजधानी आपको विदिशा नहीं बल्कि प्रतिष्ठान था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और शिशुनाग वंश की राजधानी आपका वैशाली था, इस बात को ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश के बारे में कौन सत्य नहीं है? तो कुषाण वंश के बारे में सत्य आपको ध्यान रखना है। इसने शक्स संवत चलाया, तो सही है। कुषाण वंशज ने बाल विवाह प्रथा होगा यहाँ पे, बाल विवाह प्रथा की शुरुआत किया था, तो ये सही है। कुषाण वंशज ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, ये भी सही है। कुषाण नए मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में, बुद्ध के नए मूर्ति, तो ये गलत है। आपको ये सर्वाधिक नहीं बल्कि शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक नहीं, सर्वाधिक जारी करने वाले गुप्त शासक थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। और यहाँ पे ये वाला सही है, बुद्ध के नए मूर्ति का निर्माण कुषाण काल से ही होने लगा है। तो इस तरह से आपका 34 सही हो गया। आप देख लीजिए, गुप्त वंशजों के क्रम में के अनुसार बताइए कि गुप्त वंश कौन कौन आए, पहले कौन आए, पहले कौन आए? तो आपको श्रीगुप्त संस्थापक है, पहले आए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए हैं, फिर समुद्रगुप्त आया है, और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न कहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन दिया है, कालिदास दिया, अशोक घोष दिया है, और बाणभट्ट दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, हरिसेन जो है ना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था, इस बात को ध्यान रखना है। आगे है, आगे बोला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन नहीं रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन नहीं रहता था? कालिदास रहते थे, धनवंतरी रहता था, वारा मिहिर रहते थे। इस तरह से जयदेव जो है ना नहीं रहा करते थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। जयदेव चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि नहीं, बल्कि ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, सेन वंशज के दरबार में, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको ध्यान रखना है जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके लेकर के संलेखना पद्धति से इन्होंने 98 बीसी में अपना शरीर को त्याग कर दिया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला है कि विदेशियों द्वारा किया गया आक्रमण का क्रम बताइए। तो यहाँ पे यूनानी, यवन और शक, यहाँ सही क्रम है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख कौन है? तो संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है, जो रुद्र दामन का पहला
अभिलेख है, संस्कृत में मात्र एक अभिलेख है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है गुप्त शासकों के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? आर्यभट्ट जीरो का खोज किया है, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय का खोज कुमार गुप्त ने ही किया है, बनाया है। और दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कराया था, तो सभी सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है किसके काल में भू राजस्व सुधार 1/6 था? तो मैं आपको बता दूं कि हर्ष के काल में भी था, गुप्त के शासन काल में भी था। हर्षवर्धन और गुप्त दोनों के ही शासन काल में। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला है वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के संस्थापक आपको पुष्य भूति था। पुष्य भूति जो है ना वर्धन वंश के संस्थापक थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पुष्यमुत्र शुंग जो है ना शुंग वंशज बनाया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन उसी वर्धन वंश के राजा हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में किस शताब्दी में आया था? तो चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में 630 से लेकर 645 के बीच में आए हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं आए नहीं बल्कि रहे हैं। तो ये 7वीं शताब्दी हो सकता है। जो 630 से 45 हुआ वो 7वीं शताब्दी हुआ, न कि 6ठी शताब्दी आप उसको मानेंगे तो गलत है, क्योंकि अभी 2000 कुछ का मतलब 21वीं शताब्दी चल रहा है। इस तरह से आप 600 कुछ का मतलब 7वीं शताब्दी होगा, ना कि 6ठी शताब्दी। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नागर शैली का उदाहरण है। तो नागर शैली का उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि हम आपको बता दें कि पूरे भारत में 3 शैलियां हैं। पूरे भारत की बात करें तो उत्तर भारत की जो है ना नागर शैली है, बीच में बेसर शैली है, और नीचे जो है आपका कौन शैली होंगे? तो नीचे हो जाएगा आपका द्रविड़ शैली। तो यहाँ पे बोला है नागर शैली कहाँ है? तो उत्तर भारत के मंदिरों में आप नागर शैली देखने को मिल रहा है। सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाने वाला रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है एलोरा मंदिर महाराष्ट्र में है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, हिंदू बौद्ध जैन सभी धर्मों से संबंधित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी किस किसमें मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हमें मेगास्थनीज के इंडिका में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में भी मिलता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य शासक अशोक के बारे में क्या सत्य है? मौर्य शासक अशोक के बारे में आपको सत्य पूछा है। अशोक ने कलिंग युद्ध से पहले धम्म अपनाया था, तो नहीं, कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स हॉकिंस नहीं जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी में हो गया था, तो ये सही है। अशोक के प्रथम शिलालेख में कलिंग का वर्णन नहीं बल्कि 13वें शिलालेख में है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है पतंजलि के विषय में क्या सत्य है? पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, सही है। पतंजलि ने पुष्यमुत्र शुंग का पुरोहित था, सही है। इसने योग दर्शन के प्रतिपादन किया था, तो ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट, डी आंसर आपका हो जाएगा।